This is an ABP Life podcast. गुरुवार 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार का वह फैसला रद्द कर दिया जिसके तहत आरक्षण की सीमा बढ़कर 65% तक हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जब तेजस्वी और नीतीश गठबंधन की सरकार बनाए थे तो उस वक्त जातिगत सर्वे हुआ था और उस सर्वे के बाद आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई थी जो बढ़कर कुल 65% हो गई थी। और अगर उसमें सवर्ण आरक्षण मिला दें तो कोटा बढ़कर 75% पर पहुंच गया था। कई संगठनों ने इस आरक्षण के कानून को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर बात करूंगा मैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू व्यालोक जी। क्या हो गया ये? हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। नहीं, अदालत ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा। और आरक्षण की जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी 50% की बहुत पहले, उसके खिलाफ जाकर जब भी जहां ऐसा कुछ काम हुआ है अमूमन उसको कैंसिल ही किया गया है अदालत में। लेकिन उन्हीं जगहों पे 50% की सीमा 60, 70, 75, कुछ जगह 80% तक, हालांकि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे 50% से ज्यादा वही इम्प्लीमेंट हुआ है जहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 9 में डाला गया है। अन्यथा जो शेड्यूल 9 में नहीं डाला गया उसको कोर्ट ने इसी तरह से हवाला देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 14, 15 और 16 का और उसको कैंसिल किया है। इसके साथ भी वही होना था और वही हुआ है। तो इसलिए इस फैसले से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। जी इसके साथ एक दूसरा सवाल ये आ रहा है कि अब सरकार क्या करेगी। हालांकि सरकार में फिलहाल जो साझेदार दूसरी पार्टी है भाजपा, उसके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, ये शुरू से आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है। ये ठीक बात है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और बीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू किया था तो उसके पीछे एक धारणा थी। उस घटना को भी लगभग 25-30 साल हो गए और एक धारणा थी कि जो वंचित समुदाय है उसका विकास होगा। और आरक्षण के पीछे की एक जो मंशा है वो ये है कि वो आर्थिक न होकर के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक रूप से पिछड़े हैं उनका विकास हो। तो इसमें मतलब जो शुरुआती आरक्षण दिया गया था शेड्यूल कास्ट को संविधान में, उसके पीछे भी यही मंशा थी। तो उन मंशाओं पे सवाल हम लोग नहीं उठा सकते हैं, उठाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो वाकई जरूरी था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये आरक्षण कब तक और ये आरक्षण कितना। और फिर यह भी देखने वाली बात होगी, भले मोहन भागवत जी ने ये कहा तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, उसका पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़ा भाजपा को। लेकिन हर चीज की जब समीक्षा होती है, जब आज हम 30 साल बाद, 35 साल बाद उदारवाद और नव उदारवाद की समीक्षा कर रहे हैं और पाते हैं कि इसके क्या हासिल रहे और क्या नुकसान रहे, तो जो चीज 50 साल 60 साल से चली आ रही है उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन नीतीश कुमार भी उसी मंडलवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है, उसी धारा के नेता है। तेजस्वी यादव भी, लालू यादव भी उसी धारा के नेता है। तो तात्कालिक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन्होंने 75% तक इस सीमा को बिहार में बढ़ाया और जाति सर्वे कराया। इस सबसे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, आपने किया, ठीक है, आपका एजेंडा है, आपने अपने वोटर्स को कैटर करने के लिए ये काम किया। लेकिन क्या आपने ये काम मूर्ख बनाने के लिए किया जब आपको ये पता था कि पटना हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ये खारिज होने वाला है? तो पटना हाई कोर्ट से जब खारिज हो गया तो ऐसे में ये कहना तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये तो सीधे सीधे उन तमाम जनता मतदाताओं को मूर्ख बनाने का काम है जिन्होंने आपको भारी बहुमत दिया। 16 सीटों में 12 सीटें दे दी नीतीश कुमार को। अब इस वक्त आप कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कर लेंगे आप?
जबकि उसका एकमात्र उपचार यही है कि आप उसको शेड्यूल 9 में डलवाएं संविधान के, ताकि उसको किसी कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके, जैसा कि तमिलनाडु में जयललिता सरकार ने कराया। और आज इस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी है, बिना शर्त समर्थन दिए हुए हैं, तो क्यों नहीं आप बीजेपी से बात करके सीधे सीधे इस मसले को शेड्यूल 9 में डलवाते हैं, बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसका सीधा अर्थ है कि आप जनता को और अपने ही मतदाताओं को मूर्ख बना रहे हैं। जी, हालांकि एक सीधी सादी परिपाटी तो यही है कि हाई कोर्ट के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि खुद का ही डिसीजन है और सीलिंग है, तो आपने जो कहा उसकी संभावना अधिक है। लेकिन इस पर अभी और दलों से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। नीतीश कुमार इस पर नहीं बोले हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लालू नहीं बोले हैं। लालू ने एक दूसरा पखेड़ा जरूर शुरू कर दिया है, उन्होंने एसेट को लेकर कुछ बातें कही हैं और उससे एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस सारे मसले को लेकर बिहार की राजनीति में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, असल में लालू यादव इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुए हैं। 4 सीटों पे उन्हें संतोष करना पड़ा है, जबकि इस बार उनके लिए माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन वो क्यों परास्त हुए, नहीं हुए, वो एक अलग कारण है। लेकिन अब लालू यादव अपना जो कहते हैं ना अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाना, और नवासी वाली जो चीजें थी बीपी सिंह के समय, बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की घोषणा की थी, उस समय ब्यालोक जी, आप भी नवयुवक रहे होंगे, मैं भी नवयुवक था, और अच्छी तरह से आपको याद होगा कि इस देश में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, हिंसा की जो आग भड़की थी वो कितनी खतरनाक थी। लालू यादव जो बयान दे रहे हैं, उनको भली भांति अंदाजा है कि वो क्या बयान दे रहे हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस यही होंगे कि आप बिहार में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। एसेट डिक्लेरेशन की अगर बात है तो एसेट, जो मूल एसेट होता है वो लैंड होता है। लैंड है, गाड़ी है या घर है, जो इस वक्त है। कोई बैंक बैलेंस तो किसी ने बताया नहीं है आर्थिक सर्वे में। तो सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ आप 2-2 बार, 3-3 बार सरकार बना चुके हैं, और नीतीश कुमार ने कमेटी बनाई थी, बंदोपाध्याय कमेटी, बहुत शुरू में, मेरे ख्याल से पहले ही कार्यकाल में। तो उस बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ, वो कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, और उसको लागू क्यों नहीं किया गया? और जब जी कमेटी के बारे में 1-2 लाइन बता दें ताकि हमारे श्रोता और दर्शक जान सकें, पाठक। बंदोपाध्याय कमेटी बेसिकली इस चीज के लिए बनाया गया था कि वो भी इस बात की जांच के लिए था कि जमीन किसके पास कितनी है जी, ताकि नीतीश कुमार उस आधार पर लैंड रिफॉर्म का काम कर सके। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो नीतीश कुमार यह डेयरिंग या डेयर नहीं कर पाए कि उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैं कहता हूं कि आज की तारीख में जब लालू यादव एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ 2 कम्युनिटी का नाम लेता हूं, जिसके एक के लीडर लालू यादव है और एक के लीडर नीतीश कुमार है, जिसको तकरीबन एक कमेटी ने पॉलिटिकली बैकवर्ड मानने से इनकार कर दिया है, और ये कहा है कि नगर निकाय के चुनावों में जो आरक्षण मिलता है उस पर एक नई बहस चल रही थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या बिहार में कुर्मी, कोयरी या यादवों को पॉलिटिकली बैकवर्ड माना जाए। तो पिछले 30 सालों के लालू और नीतीश के शासन में ये देखा गया है कि इन 2 जातियों का विकास राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी बेहतर हुआ है। उनके पास भी लैंड का ओनरशिप बढ़ा है, थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा है। तो आज अगर आप उसके मुकाबले अन्य जो ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी, एससी जातियां हैं, उनके पास न के बराबर जमीन है, तो जब बंटवारे की बात आएगी तो क्या होगा? ये आप पिछड़ों के बीच लड़ाई लड़ाएंगे, पिछड़ों दलितों के बीच लड़ाई लड़ाएंगे, पिछड़े दलितों और सवर्णों के बीच लड़ाई करवाएंगे। क्या वही दौर फिर से आएगा जो जहानाबाद और गया में था? तो ये बड़ा खतरनाक बयान है, और इस पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए, और इस पर प्रतिक्रिया जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो भले बयान देकर पीछे हट जा रहे हैं,
लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो लालू यादव के लिए यही अंतिम हथियार होगा और इसी के सहारे वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। जो बिल्कुल डिविसिव पॉलिसी होगी वो बिल्कुल इस समाज को इतनी बुरी तरीके से बांटेगा जो आगे चलकर हिंसा और नफरत में बदलेगा। तो ये एक बड़ा खतरा है, इस वक्त इसको समझने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.